से पहले आपको मिट्टी पढ़ा रहे थे। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने भारतीय मिट्टियों को 8 भाग में बांटा। क्या हो गया बबनी? क्लास स्टार्ट, उधर जाके बैठो ना, वहां पे क्लास स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए तो कह रहे थे ना कि स्टार्ट होने से पहले आप जहां एडजस्ट होना है हो जाइए। बैठा लो बबनी इसको। एक बार अब जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तब थोड़ी ना आप एडजस्ट कीजिएगा। लो, तुम्हें क्या हो गया काला सांड? क्या हो गया? ज्यादा तुम लोग एक्स्ट्रा नहीं बोला करो, नहीं तो किसी दिन थूर देंगे हम। लड़का आप लोग को हंसी मजाक की क्षमता लिमिट अपने तक रखिएगा। लोग आप हंसी मजाक में कभी लड़की सबको नहीं बोलिएगा। हम खुदे इतना बेचारी सबको डांट देते हैं कि किसी को दूसरे की जरूरत पड़ती है जी डांटने के लिए। हाँ हाँ, नहीं सही है आप लोग को लिए, आप इतना बात को इतना सीरियस नहीं। हम तो हंसी मजाक के लिए बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी दिमाग नहीं होता है, सबके पास होता है। फिर हंस दिया। अब हम सही भी बोलते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम तो सही बोल रहे हैं ना, अब बताओ सच बोलने भी बिलीव नहीं कर रहा है, तो गलत बात है। तो मिट्टी को देखते हैं हम लोग, मृदा या मिट्टी। उर्दू में मिट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में सॉइल, हिंदी में मृदा। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहलाएगा। हम आपको प्रोफाइल बता दिए थे। मिट्टी की सभी परतों को हम क्या कहते हैं? प्रोफाइल। और इंडिविजुअल एक एक परत को हम क्या कहते हैं? होराइजन। होराइजन OABCR, समझ में आएगा कि नहीं? क्या सिंगल सिंगल रहेगा तो क्या कहलाएगा? होराइजन। ये सबसे बाहरी होराइजन कौन सा होता है? ओ। सर्वाधिक ह्यूमस, सर्वाधिक ह्यूमस ओ में पाया जाता है। सर्वाधिक ह्यूमस, सबसे अच्छी परत, उसके बाद बी। बड़े पेड़ कहाँ जाते हैं? बी। चट्टान और मिट्टी दोनों पाया जाएगा? केवल चट्टान, केवल चट्टान पाया जाएगा। आर सबसे भयानक परत होती है आर। इन परतों को हम क्या, इसके बाद रॉक, इसके पूरा भयानक पत्थर आ जाते हैं इसमें। आप किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया। आप चूहा वगैरह कहाँ रहेगा? सब सांप, अनाज, बड़े पेड़ बी तक पाया जाए। पत्थर और मिट्टी दोनों, केवल पत्थर हाँ आर में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, इन सबको मिला देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। भारत की मिट्टियों में सारी किसी भी मिट्टी पाई जाएगी उसमें ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की क्या है? कमी है। ह्यूमस की पूर्ति एक बार में अचानक नहीं होती है, उसमें एक लंबा प्रोसेस रखता है। नेचुरल खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है। हम लोग नेचुरल खाद से इतने दूर होते गए कि हमारी खेती की उर्वरक शक्ति कम होती गई। जैसे जैसे ह्यूमस कम होगा ना, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होगी और मिट्टी के ऊपर एक अलग परत जम जाएगा जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। आपको याद कीजिए, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? रेह या कल्लर। अत्यधिक खाद के प्रयोग करने से ऊपर रेह या कलर पर, व्हाइट कलर की नमक की परत छा जाती है जिसे क्या कहते हैं? कल। वैसी मिट्टी को हम लवणीय मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा? लवण मतलब नमक होता है। लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार, लवण। तो लवणीय मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती। अत्यधिक अब वो उर्वरक डालने से मिट्टी क्या हो जाती है? कलर या रे हो जाता है। कलर या रे हो जाता। तो भारत की किसी भी मिट्टी को देखिएगा, भारत की हर एक मिट्टी में ह्यूमस की कमी है। नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज है उसकी क्या चीज है? कमी है। ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमस के रहने से बहुत फायदा करता है। ह्यूमस पानी को अच्छा खासा सोख लेता है। कुछ हद तक टेम्पोररी ह्यूमस का काम कोकोबीट कर देता है। कोकोबीट क्या होता है? जो नारियल होता है ना, नारियल, नारियल का पानी पी लेते हैं या फिर नारियल का फल खा लेते हैं, उसके बाहर का इतना बड़ा खोखलवा बच जाता है, तो उसको क्या किया जाता है ना, उसका भूसा बना दिया जाता है।
नारियल के भूसा को क्या कहा जाता है? कोकोबीट। पतला पतला भूसा बना दिया था। अब उसको गमले में लगा दीजिएगा, उसमें बीज बड़ा इजीली उत्पन्न हो जाता है। तो बीज सबसे आसानी से जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है? कोकोबीट। लेकिन कोकोबीट पानी को बड़ी तेज नीचे छोड़ देता है, तो उसमें आप देखिएगा ना परलाइट डाल देते हैं। परलाइट पत्थर की तरह होता है परलाइट, जो थोड़ा सा उसे सॉलिड बना के रखता है, उसमें एयर और जाने का वेंटिलेशन सब करके रखता है। तो कोकोबीट और परलाइट का प्रयोग कर लिया जाता है। वो आगे जब हम आपको कृषि वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। गार्डनिंग के टाइम पे अभी सबसे ज्यादा यूज कोकोबीट का प्रयोग हो रहा है, जो गार्डन में पौधे को लगाया जाता है। गार्डन वगैरह में नहीं लगाया जाता है। शहरी क्षेत्र में छतों पे भी अब तो सब्जी उब्जी उगने लगे हैं। वर्टिकल फार्मिंग कोकोबीट के थ्रू, या ये क्या नाम है आपका, हाइड्रो फार्मिंग के थ्रू वर्टिकल फार्मिंग होने लगे। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि ऐसे पाइप में पौधा लगा दिया जाता है, साइड साइड से एक पाइप ले लिया जाता है। कूलर देखे है ना, कूलर, उसमें होता क्या है, नीचे पानी रहता है, एक छोटा सा मोटर रहता है, उस पानी को ऊपर फेंकता है और वो पानी बिखरने लगता है और उसको हवा क्या करता है, फेंक देता है। एक के मोटर है, नीचे से पानी ऊपर फेंकता रहता है और साइड साइड वाला एरिया भीग जाता है, तो ऊपर से नीचे फेंकता है। तो ह्यूमस का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। एक पाइप ऐसे लेके, एक नॉर्मल पाइप लेके साइड साइड से क्रॉस कर दिया जाता है। यहाँ एक कप लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, तो ऐसे साइड साइड में ना क्या कर देते हैं, कप लगा देते हैं, ऐसे काट के एक कप लगा दिया जाता है ऐसे। अच्छा, अब इसमें खराबी क्या है, अगर इस कप के अंदर क्या भरेंगे, मिट्टी भरेंगे, इस कप में क्या भरेंगे, मिट्टी, तो मिट्टी तो दह जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, नीचे आ जाएगा मिट्टी, तो मिट्टी हम भर नहीं सकते हैं। तब इसमें क्या भरते हैं, नारियल का वही कोकोबीट, क्या भर देंगे, कोकोबीट भर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि खेती के लिए मिट्टी किया जाए, अब इसमें कोकोबीट भर देंगे। और इस कप में ना साइड साइड में क्या रहता है, छेद रहता है, तो ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। और यहाँ पे क्या भर देते हैं, पानी, और एक मोटर लगा देते हैं, वो इस पानी को लेता है और फिर ऊपर से फेंक देता है। यहाँ एक लगा दीजिए, ऊपर से पानी क्या होता जाएगा, नीचे गिरते रहेगा, और फिर यहाँ मोटर पानी को कहाँ फेंकेगा, ऊपर, और ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसा फेंकते रहेगा, नीचे जाते रहेगा। एक पाइप ले लीजिए, उसके चारों ओर, हम तो दो ही जगह ना बना सकते हैं, मेरा तो बोट 2D है, लेकिन अगर हम पाइप लेते हैं तो आगे पीछे दाहिने बाएं, एक पेड़ में अगर आप 6 फीट का लेते हैं, 1 फीट में अगर आप 3 जगह लगाते हैं, चार जगह, तो 6 चौको 24, 24 तो हो जाएगा, 24 लाइन बनेगा। और हर लाइन में कितने पौधे, 4, तो काफी सारे पौधे लग जाते। तो अब मिट्टी की कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफी खर्चीला और एडवांस टेक्नोलॉजी का। लेकिन जो शहर के लोग हैं उसको अपने एरिया में तो लगा ही सकते हैं। इसमें पालक बहुत अच्छा से होता है, इतना सुंदर पालक निकलता है ना, इसमें खाने का मन नहीं करेगा, लगेगा 100 पीस में रखे रहे बहुत बढ़िया तो पालक वगैरह निकलता है। तो अभी क्या है ना कि जरूरी नहीं कि अब मिट्टी की जरूरत हो ही। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफोनिक, क्या कहेंगे, हाइड्रो। इससे पौधों को बीमारी कम होती है। रीजन क्या है, देखिए अगर हम बीमार पड़ेंगे, हमको पानी चढ़ाया जाएगा, तो कोई भी इंजेक्शन देना है उसी में डगा देगा आदमी, पूरा चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। अगर इसमें यूरिया की कमी है तो लिक्विड यूरिया आ गया आजकल, नैनो यूरिया, पनिया में मिला दीजिए, वो मोटर इसको क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, और जब यहाँ से गिराएगा तो बिखरने का नीचे गिरेगा, सारा चीज को क्या कर सकता है, ले सकता है। मिट्टी की जगह किसका प्रयोग हो गया, कोकोबीट, किसका, कोकोबीट बहता नहीं है, बहेगा थोड़ी तो लंबा लंबा रेशा की तरह हो जाता है ना वो चीज। तो जरूरी क्या, अभी के समय मिट्टी की जरूरत है खेती के लिए नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते ना। हाइड्रोपोनिक में खर्चीला ज्यादा आ जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो मिट्टी का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का होना जरूरी है। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो खेती अच्छी नहीं होगी। हम लोग नाइट्रोजन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें यूरिया विदेशों से आयात करना पड़ता है, और भारत इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है कि अगर इतनी मूलभूत जरूरतों को भी अगर हम आयात करने लगेंगे तो विदेश में हमारा ज्यादातर पैसा नष्ट हो जाएगा, विदेशियों का पेमेंट करते करते। समझ में क्या, जैसे आप रोटी डेली खरीद के खाइएगा तब तो हो गया काम से आपका। हॉस्टल क्यों महंगा पड़ता है, जो लड़के होटल से खरीद के, और घर में क्या पड़ता है, सस्ता पड़ जाता है। तो हमारे देश में यूरिया की कमी है, उस यूरिया के प्रोडक्शन को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उतना प्लांट नहीं लग पा रहा है। और खेतों को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। तो हम लोग यहाँ नाइट्रोजन उतना नहीं है, तो इसलिए भारत सरकार जो वैज्ञानिक है सब ना, उन्होंने नैनो यूरिया का खोज किया। नैनो यूरिया जो है आपको
एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उसमें आधा लीटर क्या मिला लीजिए, नैनो यूरिया, और उसका लिक्विड बना लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। उससे कि यूरिया जो होता है ना उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन भारत के किसानों को करना है कि इससे पूर्ति नहीं होती है। अरे भैया एक बात बताइए, हम लोग जो होते हैं, जैसे किसी को कोई भी बीमारी होगा, किसी को बुखार हो रहा है, आप जब उसका बुखार ठीक करना है तो इंजेक्शन मारेंगे, जब बुखार लगेगा तो इंजेक्शन मारेंगे। नो डाउट इंजेक्शन बुखार जल्दी सही कर देगा। अचानक आपको लगा कि नहीं अब बुखार में हमें टैबलेट खिलाना चाहिए, क्या तुरंत काम कर देगा? आप तो पहले ही उसको हार्ट दे दे के उसको आदत डाल दी है। तो किसानों का कहना है कि नैनो यूरिया अच्छा से काम नहीं कर रहा है। अरे भाई अच्छा से काम करता है नैनो यूरिया, आप 1 साल 1.5 साल पहले वेट करना पड़ेगा। लेकिन किसान इतना नहीं समझता, कहता है 1 साल का फसल खराब हुआ अगले बार का भी खराब करेंगे, तो ज्यादा। तो इसमें सरकार का भी हाथ कहना चाहिए कि भाई देखो बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना। हालांकि बहुत अच्छा स्टेप है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया अब आधा लीटर ले लीजिए, अब पानी में मिला लीजिए, पूरा बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए, हो गया। तो उस समय कहना चाहिए किसानों को भी कि अगर फर्स्ट टाइम नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, आप में से कोई किसान है जो किया है कभी नैनो यूरिया का प्रयोग? वैज्ञानिक, बढ़िया है वैज्ञानिक। कितना बीघा जमीन है? 5 एकड़, बाप रे बाप। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं, शुरुआत में फसल थोड़ी सी कम आई होगी। ऐसे स्थिति में याद रखिएगा जितने लोग हैं नैनो यूरिया का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब खेत में पहली बार लिक्विड नैनो यूरिया कोल्ड ड्रिंक की तरह मिलेगा, आपको ले आके उसमें पानी मिलाना पड़ता है और फिर स्प्रे करना होता है। तो जब पहली बार स्प्रे कीजिएगा तो केवल नैनो यूरिया पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। जो छिड़काव वाला यूरिया का दाना है वो भी थोड़ा थोड़ा क्या कर दीजिएगा, छिड़क दीजिएगा, कि तनी सा पैदावार नैनो यूरिया से और तनी सा वो बोरा वाला जो खरीद के लाते हैं, इससे आपका फसल बर्बाद नहीं होगा। फिर अगली बार इसको मतलब 2 साल का एक स्टेप लेके चलिए। जैसे पहले पूरी डिपेंडेंट थे वो वाले बोरा वाला जो यूरिया आता था, महंगा भी पड़ता है और छिड़केंगे ना बराबर छिड़काई नहीं करता है यहाँ सब। तो उसको धीरे धीरे कम करते चलिए, इसको धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। जिसका सबसे बड़ा वो नैनो यूरिया ज्यादा कारगर भी है, स्प्रे की मशीन ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। खेती में हर हाल में ज्यादा जरूरत किसकी होती है? नाइट्रोजन। हालांकि 3 साल में एक बार आप दाल की फसल बो देंगे ना, दाल, तो दाल की जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को खींच लेता है। अब एक बात समझिए, हमारा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है कि नहीं बाबू? और 21% क्या है? ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन। समस्या ये है कि इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसको ऑक्सीजन हवा से क्यों नहीं ले पाता? समस्या समझिए, हम लोग को इसे फिल्टर नहीं कर पाते। वैसे ही पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जैसे हम डायरेक्ट क्या आटा खा सकते हैं? पचवे नहीं करेगा। आप तनी एक मुट्ठी आटा फाँक के देखिए ना, नहीं पच सकता आपको। लेकिन अगर आप गहराई से सोचिए तो रोटी जो खाते हैं वो एक्चुअल आटा ही खाते हैं। उसको पहले पानी सान के भिगाते हैं, फिर उसको लोई बनाते हैं, पतला करते हैं, तवा पे रख के उसी पनिया को फिर उड़ा देते हैं। उड़ा देते हैं कि नहीं? 2-4-10% पनिया छोड़ देते हैं, बाकी उड़ा देते हैं। कभी कभी कच्चा रह जाता है तो कहते हैं अभी कच्चा है। कच्चा नहीं है, पनिया बच गया है, पनिया ज्यादा बच गया है। बाकी आपने रोटी और आटा में क्या अंतर देखे? कुछ नहीं। उसमें हल्का सा क्या किए? चेंजिंग किए। हल्का चेंजिंग किए कि नहीं किए? उसी तरह पेड़ पौधे के पास हवा में दुनिया भर का नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। लेकिन वो नाइट्रोजन को पचा नहीं सकते हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेट में बदलना पड़ेगा। नाइट्रोजन को किसमें बदलना? नाइट्रेट। इसके लिए क्या काम आता है? राइजोबियम। क्या काम आएगा? राइजोबियम। दूसरे नंबर पे क्या होता है? फास्फोरस। दूसरे नंबर पे फास्फोरस। जानवरों के लिए भी फास्फोरस बहुत जरूरत होता है, खास करके जो दूध देने वाले जानवर है ना, उनमें फास्फोरस और कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। जानवर जब भी गाय भैंस बच्चा देती है तो उसके 1 हफ्ते बाद उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, वरना उसको दूध देने में प्रॉब्लम आएगी, बीमारी हो जाएगी। लोग समझ नहीं पाते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैल्शियम तो एडजस्ट कर लेती है, कैल्शियम खाने में आदमी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी चाहिए। भारत की समस्या क्या है कि किसी भी मिट्टी में, भारत के किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। चाहे आप कहीं की भी मिट्टी चले जाइए, लाल मिट्टी हो जाए, जलोढ़ हो जाए, पर्वतीय, किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी और ह्यूमस की भी कमी है। मेन तो यही होता है खेती के लिए। बाकी पोटेशियम की भी जरूरत है। पोटेशियम के लिए आप लोग खेत में पोटाश डालते हैं ना, तो पोटाश ज्यादा पड़ता भी नहीं है।
बहुत कम पड़ता है। तो जो चीज कम पड़ता है, जो चीज कम पड़ता है, अगर वो महंगा भी हो जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे अगर नमक बहुत महंगा हो जाए तो कौन सा बहुत ज्यादा आफत पड़ने वाला, पड़बे कितना करता है खाना में, बस बहुत हो गया 1 चम्मच आपका, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चावल महंगा हो जाए, गेहूं महंगा हो जाए, तेल महंगा हो जाए तो ज्यादा पड़ता है, तो उससे नुकसान। तो समस्या ये है ना कि सोचो यूरिया और फास्फोरस ये पड़ता भी ज्यादा है और महंगा भी है। इस वजह महंगा होने का कारण है कि हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। भारत की हर एक मिट्टी में क्या ह्यूमस की मात्रा रहती है? एक ऐसी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस ठीक ठाक पाया जाता है, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, वहां पे हमेशा जीव, पत्तियां सड़ के मरते रहेंगी, मछली वगैरह मर गई, कोई जानवर मर गया, तो दलदली मिट्टी जो होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। किसमें? पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां जब गिरती हैं तो भले सड़ती हैं, और सड़ के उसको जमीन में घुसने का टाइम कहाँ मिल पाता है, इतना कर दिया, बारिश होता है बहा के लेके चला जाता है, अंदर रहना भी तो चाहिए। तो बताइए भारत की सभी मिट्टियों में 3 चीजों की कमी, कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। क्या पोटेशियम की कमी है? चूना पत्थर की भी कमी नहीं है। आगे बढ़े, जब बीज बोते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत फास्फोरस की होती है, बीज बोते समय फास्फोरस, और उसके खेती करते समय नाइट्रोजन की अधिकता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, भारत की अब मिट्टियों को देखते हैं। सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ में। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? एलुवियल सॉइल कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल। भारत के लगभग 43% जमीन में जितनी मिट्टियां हैं ना, उन सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। टोटल मिट्टी में 43% कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को नदियों द्वारा लाकर बिछाया गया। जलोढ़ मिट्टी को नदियों द्वारा लाकर क्या किया गया? बिछाया गया। खेती के लिए सबसे अच्छी जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है। चूना पत्थर, कैल्शियम की अधिकता रहती है। क्यों अधिकता रहेगी? देखिए कैल्शियम जो होता है वो चूना पत्थर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। चट्टान जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। चट्टान किसके बने होते हैं? नदियां जब उस चट्टान को घिसेगी तो ऑटोमेटिक उसमें किसकी मात्रा आ जाएगी? कैल्शियम। किसकी मात्रा आ जाएगी? कैल्शियम। तो इन सब में चूना पत्थर और कैल्शियम की कमी नहीं होती है। खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी यूपी बिहार के एरिया में ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में, पंजाब वगैरह में ज्यादा पाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू आ जाता है तो उसकी उर्वरकता क्षमता में कमी आने लगती है। अगर बालू बहुत ज्यादा आ गया तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। बालू कम है तो ठीक माना जाता है। अगर बालू की मात्रा कम है तो उसमें अगर पानी मिलाइएगा तो कीचड़ बन जाएगा, और बालू की मात्रा ज्यादा है अब तब पानी मिलेगा तो कीचड़ नहीं बनेगा। तो बालू की मात्रा के आधार पर जलोढ़ को फिर हम कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। एक जिसमें बालू ज्यादा हो और एक जिसमें बालू कम हो। एक होता है दोमट मिट्टी। कौन सा? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होता है गेहूं के लिए अच्छा होता है। इसमें बालू क्या होता है? ज्यादा होता है। बालू क्या रहता है? ज्यादा। बालू को हम कैल्शियम भी कह सकते हैं। बालू जो होता है चूना पत्थर का बता होता है सिलिका और कैल्शियम का मिश्रण होता है, तो इसमें बालू क्या रहेगा? ज्यादा पाएगा। और एक होता है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी में बालू क्या रहेगा? कम। बालू यानी सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए इसमें ज्यादा क्या बन जाएगा? कीचड़ बन जाएगा। तो यह धान के लिए अच्छा हो जाता है और यह गेहूं के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? गेहूं के लिए अच्छा होता है। तो दोमट मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की कितनी कैटेगरी? 2। दोमट और कछारी। धान के लिए कछारी, धान के लिए, गेहूं के लिए गेहूं। दोमट मिट्टी में बालू कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा। अब एकदम में बालू मत सोच लीजिएगा, आप ऐसे मिट्टी उठाइएगा ना तो आपको आभास हो जाएगा कि इसमें क्या चीज है? बालू भी है। तो दोमट में थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है और कछारी में बहुत कम, इसलिए उसका कीचड़ बहुत बन जाता है। पैर फंस जाएगा तो जल्दी निकलबे नहीं करेगा। जिस कीचड़ में आपका पैर फंस गया और जल्दी नहीं निकल रहा है, मतलब वो कौन सा है? कछारी। क्योंकि उसमें मिट्टी है, पकड़ लिया है पूरी तरह से। अब बालू रहेगा तो पैरवा उतना नहीं फंसेगा। पूरे बालू में जाएगा तो पैरवा नहीं फंसता है। अगर नदी किनारे बालू रहेगा तो उसमें तो पैर नहीं फंसेगा, सीधे पैर चला जाता है अंदर। आगे बढ़ जाए, जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जलोढ़ के बाद कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी।
भारत में जलोढ़ के बाद जो मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल। लेकिन जब ये पानी सोख लेती है तो हल्का पीला हो जाती है। आप ही बताइए ना, लाल रंग के ऊपर पानी छिड़क दिएगा तो हल्का पीला नहीं हो जाएगा? तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। लाल मिट्टी में मोटे अनाज ज्यादा ही हो सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया, समझा गया कि नहीं? ये ज्यादा हो सकता है, जौ बाजरा ये सब चीजें हो सकती है। किसमें? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी खनिज के लिए होता है, इसमें से आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन निकाला जा सकता है, आयरन स्टील का काम हो सकता है, तांबा मिल सकता है। झारखंड में कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लाल मिट्टी, यूपी बिहार में जलो, उड़ीसा में उड़ीसा में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो बताइए खनिज के लिए अच्छे कौन होते हैं? खनिज के लिए लाल मिट्टी, खेती के लिए लाल मिट्टी में किस चीज की खेती अच्छे से हो सकती है? हाँ? मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा जैसे फसलों की खेती अच्छी हो सकती है। आगे बढ़े, बताइए आसाम में कौन सी मिट्टी? चलो कितने लोग बता सकते हैं जलोढ़ में वहां दोमट होगा कि कछारी? हाँ, कछारी है सब जाते। आगे बढ़े, ये बंगाल का ये सब एरिया में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। ये सब में जलोढ़ में, बांग्लादेश में जलोढ़, सारा वहीं ले जाके फेंक दिया। ये कौन सी मिट्टी है बाबू? जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे बढ़े, लाल मिट्टी किस चीज के लिए? जलोढ़ को लाल मिट्टी खनिज के लिए। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ये सब कौन सा है? लाल मिट्टी के लिए। ये मिट्टी कौन सी हो जाएगी? लाल में। हम इसको काला रंग से रंग दिए। जलोढ़ बारिश से बनता है, पानी से। जलोढ़ का निर्माण किससे होता है? पानी। तो ये कौन सा रंग होना चाहिए? ब्लू कलर। जलोढ़ के निर्माण में कौन सी सबसे ज्यादा? पानी। जलोढ़ के निर्माण में पानी। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड। ये कर्नाटक वगैरह का ये एरिया, ये कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल में। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लाल रंग का कारण? इसमें कौन से अनाज हो सकते हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज हो सकते हैं, पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन खनिज की मात्रा ज्यादा। इसलिए देखिएगा ज्यादातर खनिज निकलेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब में खनिज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। नक्शा के हिसाब से देखेंगे, इजी रहेगा समझने में। लाल मिट्टी इस साइड में भी है, इस साइड में भी क्या पाया जाता है? लाल। लेकिन इधर में अभी खनन की क्रिया आदमी उतना ध्यान नहीं दिया है। इधर अगर खनन प्रारंभ हो जाएगा तो इस एरिया का भी विकास हो सकता है। अगर यहाँ खनन प्राप्त हो गया तो साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, आसियान, इधर खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। यहीं से इसका यहाँ निर्यात कीजिएगा तो चौराहा 4 लेन हो जाएगा। जिसके गाँव से 4 लेन गुजर जाता है, गाँव कभी पीछे रहता है नहीं। तो सड़क विकास देखना है तो क्या चाहिए? सड़क अपने साथ विकास लेकर चलता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दक्षिण भारत में ज्यादातर कौन सी मिट्टी? लाल। किसी को दिक्कत है लाल मिट्टी में? आपको मटेरियल मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला? ओ माय गॉड, नहीं मिला? मटेरियल में इतना लेट क्या हो रहा है जी? अच्छा, जो पढ़ा दिए वो मिला है, इसको रिवाइज कीजिएगा लोग। हाँ? देखो ये, इसको देखो, बेचारा बेचैन है ये, कह रहे सर मध्य प्रदेश वाला बताइए ना पहले। मध्य प्रदेश कहाँ घर तुम्हारा? इंदौर, भोपाल, रीवा। हाँ, रीवा में सिंगरौली के पास है, लाल मिट्टी का एरिया है वहां पर। सिंगरौली में जलोढ़ और यही तो है तुम्हारे सिंगरौली। यहाँ पे सबसे मोटे कोयले की परत सिंगरौली। सिंगरौली है रीवा। तो बस सतना
सिंगरौली, रीवा, ये सब तो एक ही पास का एरिया। तो ये सब कौन सा एरिया आ जाता है? लाल मिट्टी। ऊपर से तो हल्का सा जलोढ़, तो ये मिक्सचर हो जाता है। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। हम आपको ट्रिक बताए थे, जला कर लौट, जला कर लौट, जला कर लौट। जलोढ़ लाल, काली का दूसरा नाम रेंगूर, और उसके बाद लेटराइट। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से आसपास के सारे एरिया में कौन सी मिट्टी हो जाएगी? गुजरात में भी चली जाएगी, मध्य प्रदेश में भी चला जाएगा, और महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र। क्या मध्य प्रदेश में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। क्या गुजरात में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। काली मिट्टी गुजरात में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी, वहां पे भी काली मिट्टी। क्या कर्नाटक में मिलेगा? तेलंगाना में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिले। काली मिट्टी को हम रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगूर। इसमें मैग्नीशियम की भी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा। काली मिट्टी में पानी सबसे ज्यादा सोखता है। सबसे ज्यादा पानी सोखता है कौन सी मिट्टी? काली। अब ये नेचुरल फेनोमेना होता है, जिसको बहुत ज्यादा खाना खिलाइएगा ना, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, भूख लगने पे सबसे देर वही चिल्लाता है। अब जिसको 2 रोटी खाना है, उसको भूख लगने पे कुछ दिक्कत है, चिल्लाइबे नहीं करेगा। जैसे लड़की सबको देखिए, 2 रोटी खाएगी सब, रात में नहीं है खाएगी सब, कहेगी छोड़ और बतिया लेते हैं, बाद में खाएंगे। समझ में आएगा? अच्छा लाएगी जब क्लास में, सुबह नींद आएगा, सूझ जाएगी, और सुबह बिना खैले चलाएगी, यहाँ आके बेहोश हो जाएगी। समझ में? लेकिन जो ज्यादा खाया रहेगा, हम लोग को 3 बज जाएगा तब वो खाइए के सोएगा आदमी। अलार्म लगा लो। चलिए समझिए, तो जो इंसान ज्यादा खाता है, भूख लगने पे ज्यादा चिल्लाता होगा, चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता? उसी तरह सबसे ज्यादा पानी कौन सोखती है? काली मिट्टी। इसलिए जब पानी की कमी होती है तो इसमें दरार पड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा दरार किस मिट्टी में? काली मिट्टी का निर्माण, हर एक मिट्टी का निर्माण चट्टानों के घिसावट से हुआ, चट्टानों के घिसावट से। लेकिन लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टान बनता है, और बेसाल्ट चट्टान के घिसावट से काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी अपने जगह से बहुत कम ही दूरी पर तय कर पाई है, घिस के वहीं रह गई है, इसलिए उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी क्या कहेंगे? स्थान में, क्योंकि जहां बनी है घिस के वहीं रह गए। बाकी जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाती है? बने भी लगती है। आगे बढ़े। गन्ना और कपास के लिए कौन सी कीमती? गन्ना और कपास के लिए वहां पे बेसाल्ट चट्टानें नहीं थी। जहां बेसाल्ट चट्टान रहेगा वहीं में न घिसेगा। तो उतने महाराष्ट्र के आसपास में बेसाल्ट चट्टान नहीं थी, घिस गया। मेघालय में भी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। मेघालय में काली मिट्टी पाई जाती है। खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, कपास के लिए, गन्ने के लिए काली मिट्टी पाई जाती है। अब इस एरिया में ना, जहां बारिश बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहां लेटराइट मिट्टी होती है। बारिश बहुत तेजी से हो, ध्यान से समझिएगा, जहां बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश, ज्यादा बारिश नहीं, कैसे बारिश? मूसलाधार बारिश जब होती है तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। ऐसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी मासीराम में, चेरापूंजी और मासीराम। लेकिन वहां वर्षा मूसलाधार नहीं होती है, धीमी धीमी वर्षा होती है। तो धीमी वर्षा से लेटराइट मिट्टी नहीं बनेगा। लेटराइट मिट्टी जब भी बनेगा बहुत जोर से वर्षा चाहिए, मूसलाधार वर्षा, कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए। अंदर से मिट्टी पथरीली नहीं होनी चाहिए। तो जब मूसलाधार वर्षा होती है तो मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर घुस जाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर घुस जाते हैं। तो जब मिट्टी के छोटे छोटे कण जमीन के अंदर घुस गए तो जितने उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी थी, मिट्टी का जो ऊपरी भाग ह्यूमस था, वो कहाँ चला गया? अंदर की ओर। अब ये बताइए, अगर मूसलाधार बारिश होगा तो ह्यूमस किस में चल जाएगा? ए में।
ए में चला जाएगा, और जो भी कंकड़ पत्थर ए में है वो ऊपर आ जाएगा, और जमीन कहाँ चली, अच्छी भूमि नीचे चली जाएगी। तो यह जमीन जो लेटराइट मिट्टी होती है, ऊपर से कंकड़ पत्थर दिखता है, ऊपर से कंकड़ पत्थर, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा उपजाऊ रहती है। ऐसी मिट्टी को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे? लीचिंग। मूसलाधार वर्षा से खनिज का अंदर चला जाना क्या कहलाता है? लीचिंग प्रोसेस। हिंदी में निच्छालन पद्धति, हिंदी में लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन पद्धति, लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन पद्धति, लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन पद्धति। लीचिंग प्रोसेस से बनने वाली मिट्टी लेटराइट। मेघालय में क्यों नहीं बना लेटराइट मिट्टी? हाँ, बारिश बहुत ही धीमी गति, बारिश बहुत ही धीमी गति से होता। आगे बढ़ जाए। लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग की दिखती है, लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग की। अगर लाल मिट्टी नहीं रहेगा तो आपको दूसरी लाल मिट्टी किसे मानना है? लेटराइट। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट पे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है वो अरब सागर की ओर से आती है, और वहां पे पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। तो यह बारिश किससे टकरा जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के, और इधर ही वर्षा करा देती है। कौन सी पद्धति चालू हो जाती है? लीचल। लेटराइट मिट्टी भी कैसी दिखती है? लाल। लेटराइट मिट्टी लाल। इस मिट्टी से अगर हम ईंट का निर्माण करेंगे तो वह ईंट बहुत ही मजबूत होगा, लेकिन यूपी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी नहीं पाए, तो जौने मिट्टी मिला तौने थाप के बना दिया ईंट। अब ईंट पर घर नहीं बन रहे हैं, अब ज्यादातर घर पिलर पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं? पिलर पे। ईंट का काम केवल और केवल रह गया है क्या करना है? हाँ, दीवार। दिल्ली में जो मेरा ऑफिस है उसमें दीवारें नहीं है, पलाइयों नहीं है, जिप्सम है। जिप्सम होता है, ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है ये जिप्सम है। ये छत थोड़ी है मेरे ऊपर जो है, ये वाला चीज, ये छत है नहीं, जिप्सम है। ये सब डेकोरेशन का जितना चीज आता है सब किसका आता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, उसको ले आके कस दिया जाता है बोर्ड पर। पहले स्ट्रक्चर ठोक देता है, ले आके खट 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 कस दिया, और ऊपर पुट्टी मार के पेंट मार दिया, खत्म। हाँ, तो थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन डेकोरेशन वगैरह के काम में ये सब ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब जो बड़े बड़े बिल्डिंग में देखिएगा ना, आईटी बिल्डिंग जितनी है उसमें कुछ नहीं करता, सीधा पिलर खड़ा करेगा 20 फ्लोर, 20 फ्लोर खड़ा किया पिलर, बस साइड साइड में बनाया 3 फीट का रेलिंग, अब बाहर से टांग दिया शीशा, बिल्डिंग तैयार। जिसका बिल्डिंग है अपना टेबल कुर्सी लगाओ। वही होता है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है आजकल हो गई है, पिलर खड़ा किया, बाहर से लगा दिया शीशा, छत पेंट भी नहीं करता है, छत को ब्लैक कर देता है, और गोल गोल लाइट लटका देता है, बड़का खांची उलाट के, खांची जैसा रहता है उसको उलाट दिया। हम लोग भाई बिहार के पूरा लिंटर उंटर बढ़िया देखने गए थे, ऑफिस लिए दिल्ली में, हम कह रही ये तो बहुत बढ़िया ठीक ठाक बना है। ऊपर देख रहे हैं छत तो कुछ पेंट नहीं है, ऊपर आप देखिए नहीं पाएगा, इतना ना नीचे वाला लाइटें लगा देगा, जैसे हम ऊपर देखेंगे इतना लाइटें है कि नीचे गया छोड़ यार, कौन ऊपर देखेगा, ऊपर देखने ही नहीं देता है। तो अब भवनों में ईंट का काम कहाँ बचा? समझ में आ गया? मेन काम किसका हो गया? पिलर का हो गया। थोड़ा बहुत ईंट का जो काम बच गया पार्टीशन के लिए बच गया। किसके लिए? पार्टीशन के लिए। आगे बढ़ जाए मार के। तो अभी आप ईंट किसी भी ईंट बना लीजिए, लेकिन अच्छी ईंटें किसकी बनती है? हाँ, लेटराइट। आप एक चीज गौर किए हैं, अंग्रेजों के समय बनाया गया पुल आज तक नहीं टूटा है। अब पिलर भी नहीं दिया है ससुरा, उसमें ईंटे पे बना दिया, लाल रंग का ईंटा पे, देखें लाल ईंट पे, कौन ईंट का है वो? लेटराइट ईंट, बहुत मजबूत होता है। अगर पिलर नहीं दिए हैं तो फिर क्या देना पड़ेगा? लेटराइट मिट्टी। तो अंग्रेज सब पूरा कब्जा किया था, मार और के ईंटा थपवाता था, सब यहाँ ले आके बनवा देता था। आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं। लेटराइट मिट्टी बागान के लिए अच्छी होती है, बागान के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख काजू। क्या जी? काजू। काजू की खेती के लिए सबसे अच्छा लेटराइट, काजू की खेती के लिए लेटराइट के लिए। गुजरात में बना पुल तो टूटिए गया अंग्रेज, तो भाई कितना साल चलेगा? मोरबी में जो पुल टूट गया था तो कितना, बहुत पुराना हो भी गया था, ओवरलोड था। जो टिकट काटने वाला था ना सबसे बैंक उसी, उसको उतना ज्यादा टिकटें काट दिया वहां पे, जो
जो लोगों ने देखा था, जो आप ये जो सरवाइव किए थे, वो खुद ही बता रहे थे इतना ज्यादा पुल भर गया है और 200 आदमी का एक्स्ट्रा, 300 आदमी का एक्स्ट्रा टिकट काट दिया। ये चीजों को भी बैलेंस करके रखना चाहिए। बहुत दुखद घटना थी। और जितने लोग उस पुल से गिरे ज्यादातर को चोट लग गया था, क्योंकि नीचे पानी ऐसा नहीं था, ये गंगा नदी थी वहां पर। तो ऐसा नहीं है भाई, अंग्रेजों के बनाया चीज बहुत ज्यादा देर तक टिकता है। हावड़ा पुल पे कुछ हुआ ना, अब्दुल बारी यहाँ पर, अभी बिहार में यहाँ पटना से थोड़ी दूर पे कोइलवर जगह, वहाँ अब्दुल बारी सेतु है, उसमें ट्रेन भी जाती है और गाड़ी डबल डेकर है, ऊपर से ट्रेन और नीचे से गाड़ियां जाती हैं। अब वो डैमेज हो गया है, अब बगल में नया पुल बना दिया, लेकिन ट्रेन अभी भी उसी से जाती है। डैमेज हुआ है आदमी वाला गाड़ी, ट्रेन वाला अभी भी, ट्रेन का वही रास्ते है। मुगल सराय जितनी ट्रेनें जाती हैं इंडिया के सबसे बड़ा जंक्शन पे, उसी रूट से जाती है सर। आगे बढ़ जाए। काजू के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, निच्छालन पद्धति से। मसालों के लिए लेटराइट, मसालों के लिए सर्वाधिक मसाला किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में सबसे ज्यादा मसाला गुजरात। पहले केरल में होता था, अभी सर्वाधिक मसालों का उत्पादन गुजरात। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो कहां पे? निच्छालन पद्धति। तुम साफ बोलो, बोल क्या रहे हो? अबरक वगैरह जहाँ होता है। लाल मिट्टी के लिए मिट्टिया का रुकना जरूरी ना, बिहार से मिट्टी क्या हो जाती है? बह के चली जाती है। ये मुख्य 4 मिट्टी समझ में आ गया आप लोग को? लवणीय मिट्टी देखिए ध्यान से, देखिए आपको पता है अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार और लवण। पीछे जो गेट के पास बाबू बैठे हो लोग, शांति से बैठ जाओ, नहीं तो हमको धोने में टाइम नहीं लगेगा। यहीं हम दिखाएंगे कैसे निच्छालन पद्धति होता है, समझा क्या? उस एरिया में ज्यादातर पड़ोसियों वाला है सब। देखिए वो अम्लीय मिट्टी, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है। जब आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा खेती का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं, तो मिट्टी ना अम्लीय रह जाती है ना क्षारीय हो जाती, वो कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है, साल्टी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। और उसके ऊपर नमक की एक परत जम जाती है, जिसे हम रेह या कलर कहते हैं। रेह या कलर कहेंगे। ये ज्यादातर एरिया जो रेह या कलर का हो गया है, वो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में हो गया है। रेह या रेल लिख दिए, कलर, रे या कलर। अब बच गई अम्लीय मिट्टी। तो ऐसी आईसार ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कोई अम्लीय मिट्टी का तो परिभाषा दिया नहीं। मिट्टियां अम्लीय हो जाती हैं अलग अलग कारणों से। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी, या जहाँ पे चीड़ का पेड़ पाया जाता है, तो चीड़ का पौधा अम्लीय होता है, और उसकी पत्तियां जब गिरती हैं खेत में, तो वो भी मिट्टी को क्या कर देती है? अम्लीय। तो खेत में बाहर से अम्ल आ जाने से क्या हो जाता है? अम्लीय। कुछ पौधे होते हैं जो अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय मिट्टी बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं होती है, क्षारीय मिट्टी भी, लेकिन लवणीय मिट्टी क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। अगर आपका खेत अम्लीय हो जाएगा तो इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा, और क्षारीय हो जाएगा तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको सुधारना जरूरी है। लेकिन लवणीय मिट्टी को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ही ने उस पूरी खेत को क्या किया है? खराब किया है। और इतना आराम से वो लवणीय मिट्टी सही नहीं होगी। अगर अम्लीय मिट्टी है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? चूना। चूना का छिड़काव करेंगे तो अम्लीय मिट्टी ठीक हो जाएगा। चूना का छिड़काव करने से क्या हो जाएगा? अम्लीय मिट्टी। चूना पत्थर कौन जी बोलता है? चूना बोलिए ना सीधा, चूना पत्थर, और पत्थरवा पीस दीजिएगा तो चूना बन जाएगा। तो चूना का प्रयोग करें। और मिट्टी क्षारीय है तो जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना ये छत दिख रहा है ना, ये किसका है? जिप्सम। और इसको नोच के इसको पानी डाल देंगे तो गल जाएगा। तो पानी डाल देगा तो आदमी गल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिप्सम जो होता है ना, उसमें पानी से क्या हो जाता है? गल जाता है। अब एकदम नहीं गलेगा, इसको 10 दिन तक भिगा के छोड़ देंगे तो गल जाएगा। बरसात में तो बाहरवा थोड़ी रखा आदमी इसको। चेक अभी नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि पानी से तुरंत गल जाएगा, लेकिन फूलने लगता है। पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? फूलने लगे। बताइए, क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए और अम्लीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी के तो सुधार बड़ा मुश्किल होता है। इसे क्या कहेंगे? रे या कल।
क्या भारत में अम्लीय मिट्टी की कोई अलग कैटेगरी है? क्षारीय की अलग कैटेगरी है, लेकिन लवणीय की कैटेगरी अलग है। तो आप 5 कैटेगरी देखें, मेन 4 ये हो गया, और एक कौन सा हो गया? लवणीय मिट्टी। एक कौन सा हो गया? लवणीय मिट्टी। 5 तो आप देख लिए, 3 बच गया, एक जिसमें पर्वतीय है, एक मरुस्थलीय है, एक दलदली है। मरुस्थलीय, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय, पर्वतीय, दलदली। अब इसको कल के क्लास में बता देंगे आप लोग, ठीक है।